आपको रावण भी कहते हैं, मैं कह सकता हूँ क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको क्या लगता है कि पिछले इस एक दशक में क्या बदलाव आया है? मैं आज आपको एक बात कह सकता हूँ, युवा का जितना शोषण और दोहन भारत में हो रहा है इतना कहीं नहीं हो रहा है। एक महिला आपको लेके कई सारे गंभीर आरोप लगा चुकी है, उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि उसकी सच्चाई क्या है। देश में न्यायपालिका है, उनके सम्मान का ध्यान रखते हुए मैं अपनी न्यायपालिका में बात रखूंगा। 2015 में जब आपने भीम आर्मी बनाने की बात आई तो ये आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि आपने कहा कि मेरे साथ सब वर्गों के युवा जुड़े हुए हैं, और जब अब भीम आर्मी की बात आती है तो कहीं ना कहीं मैं इसको जोड़ता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से। मेरे अलावा आप एक आदमी बताओ जो अपने बलबूते इसी आइडेंटिटी पे संघर्ष की वो चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया। मुझे लगता है मायावती जी भी इतना संघर्ष करके आई थी, गाँव घूमती थी साइकिल आज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या मायावती जी को बीजेपी ने इतना दबा दिया कि दलितों ने उनको वोट नहीं दिया और इंडिया अलायंस को वोट दे दिया और बीजेपी 240 पे रुक गई? समाज शक्ति चाहता है, वो बीजेपी को भी रोकना चाहता है और अपने लिए शक्ति भी चाहता है। क्या चंद्रशेखर अपने आप को आने वाले समय में मायावती जी का विकल्प के रूप में देखते हैं? आज लोग चमार शब्द को गर्व के साथ देश विदेश में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम और कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने महापुरुषों का, फूले, साहू, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, मानव काशीराम साहब का जो रुका हुआ काम है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसको हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं, अपने ऊपर कर्ज मानते हैं। जब चंद्रशेखर जब आप कहते हो कि हमारे लोग, हाँ, तो आप अपनी कास्ट को एड्रेस कर रहे होते हैं? जब मैं कहता हूँ हम भारत के लोग, मैं किसको एड्रेस करता हूँ बताओ मुझे। तो क्या आपको लगता है कि दलित, इस देश के दलितों ने बीजेपी को 240 पे रोक दिया? इस देश में भगवान से ज़्यादा शक्तिमान है संविधान। आप इस बात को मेरी याद रखना, और मेरा ये स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट। जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, इस वक्त 400 पार का नारा दिया गया और संविधान का मुद्दा सामने आया, जिसमें खड़गे साहब और राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को बदलना चाहते हैं इसलिए। देखो, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, कोई संविधान को लेके नहीं आया। संविधान सबको प्रोटेक्ट करता है, संविधान बहुत शक्तिमान है। संविधान को हाथ में लेके और संविधान के ऊपर चर्चा कराने वाला सबसे पहला आदमी मैं हूँ। आप मुझसे पहला अगर किसी के हाथ में संविधान का फोटो दिखा दोगे तो आप जो कहोगे मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूँगा। सरकार कास्ट सेंसस की बात कर रही है, हाँ, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बात कर रहे हैं SC ST OBC की आजकल खास तौर पर। चुनाव है ना, अभी बिहार में है इस साल के अंत में, तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं अपन के ऊपर। कोई बात नहीं, मैं नहीं लगा रहा, आप लगा रहे हो। जब सरकार ने कास्ट सेंसस की घोषणा की तो आपके मन में ये क्या आया कि भाई विपक्ष के पिच पे सरकार कैसे खेलना चाहती है इसको? बिहार इलेक्शन है ना, इसलिए ओके, मैं मानता हूँ। आपके हिसाब से कास्ट सेंसस की क्या इस देश को आवश्यकता है? नमस्कार, मैं हूं आदिश रावल। मॉल्टिस का हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो सहारनपुर के एक छोटे से गांव से निकले और 38 साल की उम्र में नगीना से लोकसभा के सांसद बने। पिताजी चाहते थे कि वो जज बने, शायद इसलिए लॉ की पढ़ाई भी करी और बहुजन समाज को एक करना चाहते हैं। युवाओं में, खासकर दलितों में बहुत पॉपुलर हैं। और 2015 में भीम आर्मी के नाम से एक संस्थान बनाई और 2020 में अपनी ही पार्टी बनाकर 2024 में लोकसभा में पहली बार सांसद चुन के आए। आज के हमारे खास मेहमान हैं चंद्रशेखर आज़ाद। आपको रावण भी कहते हैं, मैं कह सकता हूँ क्या? देखो, ऐसा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नहीं, वो मतलब आपको आपका वो नाम में ऐड है, लोग आपको प्यार से कहते हैं। मेरा आधार कार्ड है मेरे पास। हाँ। और अभी तो कहोगे तो पार्लियामेंट का कार्ड भी है। मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन नेम है वो चंद्रशेखर है, मेरे फादर का रखा हुआ है। ओके। और ये सवाल कई बार आ गया, तो मैं समझता हूँ कि ये लोग, अगर आपको देखने का नजरिया है, कोई आपके कपड़ों से, कोई आपके नाम से, कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज से, कोई आपकी बोली भाषा से, वो आपको देखना चाहता है। तो जिसको जैसे देखना है उसको वो वैसे देखे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं चंद्रशेखर हूँ और जो काम बाबा साहब अधूरा छूट गया उनके जाने की वजह से, काशीराम साहब के जाने की वजह से अधूरा छूट गया, फूले साहू जी के जाने की वजह से अधूरा छूट गया। मेरी मन से इच्छा है कि वो काम पूरा होना चाहिए, इसलिए बिना किसी जोर दबाव के मैं इस काम को करता हूँ। आप चाहते हैं कि दलितों को, युवाओं को आप शिक्षित करें, आगे बढ़ें, उनको इकट्ठा करें, उनके जीवन में बदलाव आए। आपको क्या लगता है कि पिछले इस एक दशक में क्या बदलाव आया है, या अभी और उसमें आवश्यकता है कि नहीं, अभी हमें और इसमें बदलाव करना, सबको इकट्ठा करना है? और मैं खास तौर पर सवाल पूछ रहा हूँ इस 2014 से, और ये थर्ड टर्म
प्रधानमंत्री मोदी का? देखो आदेश भाई, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने दो चीज़ें की, दलित और युवाओं की बात की। अब मुझे ये नहीं कंफर्म है कि आपने दलित युवाओं की बात की या सारे युवाओं की बात की। मैंने दलित युवाओं की बात की। दलित युवाओं की। तो पहली बात तो यह है कि मैं सिर्फ दलित युवाओं के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं युवाओं के बारे में सोचता हूँ, महिलाओं के, किसानों के, बुजुर्गों के, हाशिए पे जो लोग हैं उनके बारे में सोचता हूँ। उनको मैं जातियों के एक दायरे में नहीं रखता हूँ। आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप किसी भी प्रदेश में मेरे साथ चलिए तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि एक विशेष जाति या एक वर्ग के लोग ही आपको चंद्रशेखर आज़ाद को चाहने वाले नहीं मिलेंगे। उसमें एक बहुत बड़ा मिक्सचअप होगा, उसमें बैकवर्ड के लोग होंगे, उसमें आदिवासी लोग होंगे, उसमें मुस्लिम्स होंगे और अपर कास्ट के भी लोग होंगे। मैं इस बात की भी आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं विशेष विमान से तो नहीं चलता, पब्लिक जो वो हैं ट्रेवल्स उनसे जाता हूँ, ट्रेन से जाता हूँ और एयरप्लेन से जाता हूँ, जो एयरलाइंस है। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बात होती है बहुत सारी, तो तमाम टाइटल्स के लोग मिलते हैं और वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि हम आपसे बहुत इंस्पायर हैं। मैं आज आपको एक बात कह सकता हूँ, युवा का जितना शोषण और दोहन भारत में हो रहा है इतना कहीं नहीं हो रहा है, किसी भी जाति धर्म का युवा हो। क्योंकि युवा पढ़ लिख के तैयार होकर आया, माँ बाप ने अपना पेट काट के उनके ऊपर लगा दिया जो कुछ था। हर माँ बाप के सपने कि मेरा बच्चा मुझसे बेहतर बने। माँ बाप गरीबी में थे, सफाई कर्मचारी थे, बेरोजगार थे, खेती करते थे, किसी के बिल्डिंग में काम करते थे, कोई छोटा मोटा रोजगार करते थे, पान का खोखा चलाते थे, चाय की दुकान चलाते थे, नाई की दुकान चलाते थे। तो सबकी इच्छा ये है कि मेरा बच्चा जो तकलीफ मैंने सही वो ना सही, वो सुख सुविधा का जीवन प्राप्त करे। ठीक है, इसलिए वो उसको पढ़ाते हैं। भारत में ये बहुत शानदार एक पहल है कि पढ़ाया जाता है, कोशिश करते हैं कि पढ़े। सरकार भी कई चीज़ें कहती है कि हम करेंगे, हालांकि होता नहीं, इस बात का मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं इसी का हिस्सा हूँ। और भारत में तो एजुकेशन को लेके एक बहुत अजीब सा सिस्टम है कि एक तरफ बड़े स्कूल है, सफ़ेद संगमरमर जैसे, वो अमीरों के लिए, एक तरफ टूटे फूटे, कहीं से कोई दीवार गिरी हुई, कहीं से कोई प्लस्तर गिरा हुआ, कहीं से गेट ना हो, पंखा ना हो, कूलर ना हो, एसी तो बहुत दूर की बात है। इस तरह के स्कूल जो गरीबों के बच्चों के लिए, ये एक बहुत बड़ा भेदभाव मैं इसको महसूस करता हूँ। तो कई शुरुआती दौर से ही स्कूल से डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत होती है। तो मैं मानता हूँ जब वो पढ़ लिख के तैयार हो गया, तो एक मैंने जो मंत्री जी थे एनडीए की सरकार के, पिछले टर्म में उनका एक स्टेटमेंट सुना था कि हमने ठेका नहीं ले रखा है। अब आप बताओ, जिस आदमी ने 12-15 साल, यानी कि उसकी एज होगी 22-24 साल, अब वो यंग है, अब उसके सपने हैं, उसको लोन कहीं नहीं मिल रहा, उसको रोजगार कहीं नहीं मिल रहा, वो पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है, तो वो ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा? अब किसी पॉलिटिकल पार्टी जुड़ेगा, किसी सामाजिक संगठन जुड़ेगा, लेकिन उसकी अपनी नीड तो है ना। उसको अपना घर चलाना है, अपने सपने पूरे करनी है, फ़ोन खरीदना है, कहीं आना जाना, ट्रैवल करना, पैसा कहाँ से आएगा? जैसे मैं दुनिया में होके आया हूँ, यूएस गया था, तो वहाँ सोशल सिक्योरिटी है। जब तक आदमी को, क्योंकि टैक्स तो सब देते हैं, अगर कोई बेरोजगार है वो भी अगर पेन खरीदेगा तो टैक्स तो उस पर भी लगेगा सामान, या नहीं लगेगा? बताओ, लगेगा ना। तो टैक्स तो सरकार सबसे ले रही है, लेकिन दे क्या रही है? तो दे रही है कि विदेशों में, दुनिया में सोशल सिक्योरिटी के नाम पे उस आदमी को वो किसी आगे हाथ ना फैलाए, किसी गलत सोसाइटी में ना जाए, किसी गलत मूवमेंट का हिस्सा ना बन जाए, इसलिए उसको सोशल सिक्योरिटी देके उसको अपने पैरों पे स्वाभिमान से खड़ा रहने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं कुछ भी। हमारे तो पढ़ने वालों को ही नहीं सुविधा मिलती। जो पढ़ लिख के आ गए उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। दूसरी जगह बेरोजगारी भत्ता मिलता है, हमारे यहाँ क्या मिलता है? हमारे यहाँ तो एक ही चीज़ मिलती है कि लोग अपने हकों के लिए ना लड़ें, सवाल ना करें, इसलिए धर्म दे दो, जाति दे दो और इस तरह का एंगल दे दो कि वो इसी में भिड़े रहें और वो उसमें खुश रहें। 2015 में जब आपने भीम आर्मी बनाने की बात आई, तो ये आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि आपने कहा कि मेरे साथ सब वर्गों के युवा जुड़े हुए हैं, और जब अब भीम आर्मी की बात आती है तो कहीं ना कहीं मैं इसको जोड़ता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से। ठीक है। तो उसमें फिर एक बात होती है कि युवा दलितों की बात फिर से आ जाती है। ठीक है। तो ये आपके दिमाग में कहाँ से आया कि मुझे एक भीम आर्मी बनाने की आवश्यकता है और सबको एकजुट करना पड़ेगा, ताकि समाज को जहाँ हम पिछड़े हैं उसको और आगे ले जाया जा सके? तो मैं इससे पहले आपको, मेरा एक सवाल आपके लिए है। कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं आप, मैं जवाब दूंगा। मेरी एज में भारत की राजनीति में कौन ऐसा आदमी है जिसने अपने बलबूते, अपने संगठन के बलबूते, क्योंकि सब पार्टियों के पीछे
जो भी चुनाव में जाते हैं उनके पास एक आधार होता है उन पार्टियों का, और उन पार्टियों को सत्ता में भी रही होंगी, सत्ता में रह के उन्होंने जो बहुत सारे काम किए होंगे उस आधार पर जाते हैं, बड़े नेता रहेंगे उन जातियों के आधार पर जाते हैं। मेरे अलावा आप एक आदमी बताओ जो अपने बलबूते इसी आइडेंटिटी पे संघर्ष की वो चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया भारत की राजनीति। मेरा चैलेंज आप। मुझे लगता है मायावती जी भी इतना संघर्ष करके आई थी, गांव गांव घूमती थी साइकिल आज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 543 लोगों में से मेरा आपसे चैलेंज है, अगर आप एक आदमी ऐसा बता दो जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हो, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा गॉडफादर ना हो, जो संघर्ष करके आया हो, जो इस पे उसकी उम्र से ज्यादा मुकदमे हो, जिसने लाठी खाई हो, जिसने जेलें काटी हो, जिसने मार खाई हो, जिसने गोली खाई हो। तो आदमी की जान सबसे ज्यादा कीमती होती है। तो मैं जान की परवाह नहीं करता इस आंदोलन के लिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस एज का एक आदमी नहीं मिलेगा। ये अगर यंग लीडरशिप कहीं से आई है तो ये भीम आर्मी की देन है कि आज कोई किसी भी दल में हो तो वो अपने नेता से सवाल करता है कि आप युवाओं को क्या दे रहे हो, युवाओं को कितने % हिस्सेदारी दे रहे हो। पिछले लंबे समय से छात्र राजनीति बंद हुई है कॉलेजों में, उससे एक लीडरशिप जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती थी वो लीडरशिप को मार दिया गया। इसलिए मारा गया, मुझे ऐसा महसूस होता, हो सकता मैं गलत हूं, कि जो नेताओं के बच्चे उनको अवसर मिलते रहे इसलिए उनको मारा गया। ना सोचो अगर हमारे यहाँ IPL नहीं आता तो क्या हम सूर्य कुमार यादव को, रिंकू सिंह को, वो लड़का अभी जो आया सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, हाँ, जो आम पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो जमीन से आए हैं, जो गांव के लोग हैं, जो उस तरह के जिनके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पैसा जिनका वो नहीं है, सिराज, क्या ऐसे यंगस्टर को जिनके अंदर बहुत आगे और बहुत प्रतिभा देख पाते हैं हम लोग? मतलब आप ये कह रहे हो कि अब राजनीति में भी एक राजनीतिक IPL चाहिए ताकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग वापस बाहर आ सकें उससे? नहीं, वो IPL तो और 5 साल में होता है। पंचायत के चुनाव से चेयरमैनी के चुनाव में, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा के रूप में होता है। लेकिन क्योंकि पैसा और उस बैकग्राउंड को प्रायोरिटी दी जाती है पार्टियों को, और मैं समझता हूँ कि कोई पार्टी सेकुलर नहीं होती, क्योंकि जो आज इस पार्टी में है वो दूसरी पार्टी में आ जाए। जैसे कोई आदमी बीजेपी में है, वो हमारे दल में आ जाए, किसी और दल में आ जाए, तो जो बीजेपी में वो सीख के आया था थोड़ा कि एक दिन में भूल जाएगा या उसकी सोच बदल जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो अब आपने बात की कि भीम आर्मी, तो भीम आर्मी स्पेशली हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। भीम आर्मी बनानी क्यों पड़ी? मैं और मेरे साथी, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम स्कूलों में जाते थे, देखते थे, हमारे सामने विषय आता था कि स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका IQ लेवल इतना है कि वो क्लास 5 में होकर अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं। यानी कि नींव जो है, एजुकेशन की जो नींव है प्राइमरी स्कूल, वो बहुत, उनकी हालत बहुत खराब है। और जब इसको जाके चेक किया गया तो सत्यता सामने आई कि बात, वास्तविकता तो बहुत, मतलब वास्तविकता सुनने से बुरी है। तो हमने फिर भीम आर्मी पाठशाला शुरू करके बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया, और उसमें हमने कोई ऐसा बैरियर नहीं लगाया कि यहाँ इस जाति के बच्चे ना, इस धर्म के बच्चे, हमने सभी के लिए वो किया। और हम मानवता की बात करते हैं तो हम कोई काम बंद कर कमरे में नहीं करते। जो कुछ करते हैं, अधिवेशन करते हैं ओपनली करते हैं ऑन कैमरा, मीटिंग करते हैं ऑन कैमरा करते हैं, कोई काम ऐसा नहीं जो छिपा करते हैं, सब सबके सामने करते हैं। तो हमने वो पाठशाला इसलिए खोली कि हमारे यहाँ का एजुकेशन लेवल ठीक हो, और हम उसको पॉलिसी में भी ले गए। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा कि एजुकेशन पॉलिसी तब सुधरेगी और लाभ इसका बड़े समूह को तब मिलेगा जब सरकारी स्कूलों में DM, SSP, विधायक, सांसद, मंत्री के बच्चे पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, CO, SSP, कमिश्नर, DIG, IG, इनके बच्चे गांव की जितनी छोटी इकाई है यानी कि पंचायत का मेंबर, और जो देश की सबसे बड़ी इकाई है यानी कि महामहिम राष्ट्रपति, इनकी संतानें, और जितने हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो चाहे वो यहाँ के जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हो या गांव के जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं, वो इसके बीच में जितने पद आते हैं, इनको जो पॉलिसी बनाने वाले यानी कि हम लोग, लोकसभा के लोग, विधानसभाओं के लोग, विधान परिषद के लोग, राज्यसभाओं के लोग, और इसको लागू कराने वाले यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, और बिजनेसमैन जिनको सरकार कर्ज देती है, उसके साथ ये पॉलिसी बना दी जाए कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। आप देखना प्राइवेट स्कूलों की जरूरत खत्म हो जाएगी देश से। आपने कहा कि आपने लाठियां खाई, आप जेल गए, आपको गोली लगी। मुझे अच्छे से याद है जब आप बाहर आए थे, शायद आप मेरठ के अस्पताल में थे। जब बाहर आए थे, आप हॉस्पिटल में थे और आपसे मिलने प्रियंका गांधी गई थी।
नहीं, मैं बाहर नहीं आया था तब। मैं नहीं, जब आप शायद हॉस्पिटल में थे। मैं जेल से ही हॉस्पिटल आया था। हाँ। और मेरी तबीयत बहुत खराब थी तो नहीं, उसमें मेरा सवाल दूसरा है। अच्छा, सवाल। हाँ, प्रियंका गांधी आपसे मिलने आई थी, उसके बाद फिर 2022 का विधानसभा चुनाव आया उत्तर प्रदेश का, और फिर उनके कुछ लोग भी आपसे मिलने आए थे जो चाहते थे भाई आप मिलकर चुनाव लड़ें, सीट शेयरिंग हो जाए। वो 22 के चुनाव में, 22 के विधानसभा चुनाव से पहले हाँ, क्या ऑफर दिया था कांग्रेस पार्टी ने आपको कि कितनी सीट देना चाहते थे, और कहाँ बात बिगड़ी थी? नहीं, जब आप प्रियंका जी की बात कर रहे हैं तो वो आई, और वो पॉलिटिकल बात नहीं की उन्होंने। उन्होंने कहा कि तुम तकलीफ में हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। ये मेरे आज भी याद है, और उनका ये एक अच्छा मूवमेंट थी उनकी, मैं उसको हमेशा याद रखूंगा, इसलिए मैं उनको बहन कहता हूँ। कुदरत ना करे आप उनके साथ कोई समस्या हो जाए तो मैं उस दिन भाई होने का फर्ज भी अदा करूँगा। मैं तो चाहता ही नहीं कि समस्या बने। तो फिर 2022 में अलायंस की बात भी चली, समाजवादी से भी चली, कांग्रेस से भी चली। तो क्योंकि ये बहुत अंदर की बात है कि पार्टी पॉलिसी है कि भाई कितने सीटों पे क्या बातचीत हुई, बहुत कुछ बातचीत हुई, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाया। हो सकता है कुदरत को ये मंजूर हो। हर चीज़ जो है आदमी के है उसमें तो नहीं। मैं तो बहुत उस तरह से चीज़ों को नहीं करता, मगर मैं मानता हूँ कि कुदरत है, प्रकृति है, और वो उस नीति से बड़े आप नहीं हो सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको, आप उस टीम में जो है खिलाड़ी हो सकते हैं, आप उस टीम के जो है मैनेजर नहीं हो सकते हैं, आप उस टीम के जो हैं बॉस नहीं हो सकते हैं। कुछ चीज़ें कुदरत ने अपनी तरफ से ढाली। अगर ये सब कुछ समझिए कि इंसानों के हाथ में होता तो मैं सोचता हूँ कि कुछ भी नहीं छूटता, बुराई बढ़ जाती। ये सवाल मैं पढ़ के पूछना चाहता हूँ आपसे। अच्छा। दलित पहचान की बात हो रही है, जो आज लोग चमार शब्द को गर्व के साथ देश विदेश में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप विदेश भी गए थे अभी, वहाँ भी मैंने देखा था, गाड़ी के पीछे शायद लिखा हुआ था। 2015 में सहारनपुर में आपके द्वारा लगाया गया द ग्रेट चमार खूब चर्चा में रहा था उस वक्त। बोर्ड के पीछे की कहानी क्या थी, उसका मकसद क्या था? नहीं, देखिए, हालांकि इस वर्ड का इस्तेमाल मैं जनरली नहीं करता हूँ, बट क्योंकि आपने इसको कहा था। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब ये विषय आया था वहाँ, तो वहाँ के जिलाधिकारी ने मुझसे कहा कि भाई ये सब सम्मानित शब्द नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, मैंने उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये जो जाटव हम यहाँ लगाते हैं, मेरठ से इधर आगरा तक हमारा जाता है, उससे उधर अगर आप जाओगे तो वहाँ इसको चमारी लिखते हैं। तो मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है। आज मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो इसको चेक कर लेना। उन्होंने जब महाड़ सत्याग्रह किया, महाड़ चवरदार सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने पीने के पानी के लिए तालाब पे संघर्ष किया, उस दिन बाबा साहब ने कहा कि हम, क्योंकि वो सत्याग्रह था तो लाठियाँ खानी पड़ी, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। तो बाबा साहब ने कहा हम जब भी इकट्ठा होंगे तो हम कोई ना कोई बुराई छोड़ेंगे। उस दिन बाबा साहब ने 3 बुराई छोड़ने की बात की। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, वकील हूँ, और ज़मीन की नॉलेज रखता हूँ, संघर्ष करके आया हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को समझता हूँ, मीडिया को समझता हूँ, पुलिस को समझता हूँ, मीडिया क्या कहलवाना चाहती है, क्या सुनना चाहती है, सब समझता हूँ। हालांकि उम्र में राजनीतिक रूप से मैं कमज़ोर हूँ, कम हूँ, लेकिन कमज़ोर नहीं हूँ, कम हूँ। राजनीतिक उम्र मेरी कम है, मेरे पास इस तरह के अनुभव ज़्यादा नहीं है। धोखा देना, लूट खसोट करना, बेवकूफ़ बनाना, नज़दीक लगा के आखिरी समय पर साथ छोड़ना, मैं इन सब चीज़ों को बहुत राजनीति नहीं मानता। मैं इस मामले में साफ सच्चा आदमी हूँ। बाबा साहब ने कहा हम 3 बुराइयाँ छोड़ेंगे आज हम इकट्ठे। पहली, हम मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे। ठीक है। दूसरी, हम कोई भी गंदा व्यवसाय नहीं करेंगे। उस समय हमारे लोग बड़े पैमाने पे मैला उठाते थे, मरे हुए जानवर उठाते थे, तो कहते मैं नहीं चाहता आप ये काम करो, तो हम कोई भी ऐसा गंदा व्यवसाय नहीं करेंगे जिसको समाज में अच्छा नहीं माना जाता। और तीसरा, जब तक इस देश में जाति व्यवस्था है, क्योंकि बाबा साहब जाति व्यवस्था के विरोध में थे, तो हम जाति के आधार पर, क्योंकि हमने नहीं बनाई, जिसने बनाई उसने अपने आप को ऊंचा बना लिया और को नीचा बना दिया। कोई ऐसा तो है नहीं था कि जो खुद को नीचा बना के दूसरे को ऊंचा बना देता। हमेशा अगर आप किसी के बारे में कहोगे तो अपने आप को उससे छोटा तो नहीं कहोगे। तो मैं तो मानता हूँ जिसने सबसे ऊपर अपने आप को रखा उसी ने बनाया। जिसने बनाया उसने अपने आप को ऊपर रखा और बाकी लोगों को। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से बनाई कि, और इसलिए बनाई कि देश में कभी भाईचारा ना पैदा हो, क्योंकि आदमी अपनी जाति के आसपास ही रहता है, शादी वहीं कराता है, उसके रिश्तेदार उसी जाति के होते हैं,
चाहे वो माँ पक्ष के हों चाहे पिता पक्ष के हों, और एक दायरा भी रहता है, कोई कार्यक्रम होता है तो मैं 80% आबादी संख्या उन्हीं की रहती है, तो एक उसके ऊपर जाति का एक प्रभाव होता है, तो वो इंसान तो बन ही नहीं पाता बेचारा। और यहाँ इसको और बढ़ावा दिया गया है, जाति के गर्व को, जाति गौरव को। तो बाबा साहब ने कहा कि क्योंकि हमने नहीं बनाई है तो हम ये मान के किसी दूसरे की बनाई व्यवस्था में कि हम जाति के आधार पे छोटे हैं, अपने अंदर अपना मनोबल नहीं डाउन करेंगे, अपने मनोबल को ऊंचा रखेंगे सदैव। क्योंकि जब मनोबल नहीं ऊंचा होगा तो आप लड़ाई कैसे लड़ लोगे। तो बाबा साहब ने ये बात कही कि भाई जब तक जाति है तब तक हम इस जाति की सच्चाई को स्वीकार करेंगे, इसको इसके व्यवस्था के आधार पर बनाई गई इस जाति को हम लोग अपने आप को छोटा मान के अपना मनोबल नहीं गिराएंगे, लेकिन हम पूरे समय प्रयास करेंगे कि जाति व्यवस्था समाप्त हो जाए। और ये उन्होंने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा। तो मैं तो फुले साहब से प्रेरित हूँ। अब फुले साहब को गुरु माना बाबा साहब अम्बेडकर ने, साहू जी महाराज ने बाबा साहब का साथ दिया। 1902 में साहू जी महाराज ने आरक्षण की व्यवस्था कर दी 50%। फुले साहब अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, कमजोर वर्गों के बच्चों के बारे में सोच कर 18 स्कूल खोल के चले गए। अपमान सहना पड़ा, माँ सावित्रीबाई फुले को, माँ फातिमा शेख को अपमान सहना पड़ा। और तमाम हम पे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन में, अर्जक संघ है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, 1968 में स्थापना हुई, मामना राम सुबर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम। एक बड़ी वो है लेगेसी है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूरी ठाकुर, संत राम प्रजापति, आपने सुने भी नहीं होंगे नाम। बाबू सिंह दयाल चौरसिया है, क्रांति के जनक ब्रह्मानंद लोधी जी है, माँ अवंतिका बाई है, माँ जलकारी बाई है, माँ अहिल्याबाई होलकर है। कभी नाम भी नहीं सुने, जिनको छिपा दिया गया, जिनको धरती में गाड़ दिया गया कि इनका इतिहास मर जाए। उन इतिहास को, उन महापुरुषों के इतिहास को जान के हम तो उनकी बात को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम और कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने महापुरुषों का, फूले, साहू, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर माने और काशीराम साहब का जो रुका हुआ काम है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसको हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं, अपने ऊपर कर्ज मानते हैं कि कर्ज हमारे ऊपर, इस कर्ज को हमें इस जीवन में उतारना है। ठीक है सर, आपने जब पार्टी बनाई 2020 में, आज़ाद समाज पार्टी, और उसके बाद आप लिखते हैं काशीराम, तो क्या चंद्रशेखर अपने आप को आने वाले समय में मायावती जी का विकल्प के रूप में देखते हैं? नहीं, मैं जी हमारे नेता हैं, मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ। और देखो, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम आंदोलन सिर्फ सत्ता के लिए नहीं चला रहे, सामाजिक परिवर्तन के लिए चला रहे हैं। लेकिन वो सत्ता से आएगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। सत्ता तो एक माध्यम है जिससे उसमें वो तेजी से आ सकता है। सामाजिक परिवर्तन तो सत्ता से ही आएगी सर। देखिए, टू बी प्रैक्टिकल। बताइए। नहीं, मतलब अगर आप तो सांसद नहीं होंगे, आपके 4 पार्टी तो ऐसे तो हमारी 4 बार उत्तर प्रदेश सरकार रही है पुरानी मूवमेंट की। तभी तो मैंने पूछा, तो सामाजिक परिवर्तन हो गया क्या? आप बताओ, क्या ब्राह्मण और दलित बराबर हो गए क्या? नहीं, बराबर नहीं हुए, लेकिन कम से कम बहन जी ने उनको, क्या जाति के आधार पर ऊंच नीच बंद हो गया क्या? मैं वो नहीं कह रहा हूँ। सत्ता आएगी, हाँ, तो पॉलिसी बना के लोगों को ऊपर उठाना आसान हो जाएगा, लोगों के दुख सुख तकलीफें दूर करना आसान हो जाएगा। मैं सत्ता को साधन मानता हूँ, लेकिन सत्ता ही सब कुछ नहीं है। सत्ता एक माध्यम है उस आंदोलन को तेज गति से पूरा करने का। अदरवाइज सामाजिक जागरूकता अभियान चला के, भाईचारा बना के, लोगों को मिशन के बारे में जानकारी दे के, लोगों को जागरूक करके, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जैसे सामाजिक परिवर्तन में अगर 2 पहिए हैं, एक आगे चले एक पीछे, कैसे हो जाएगा आप मुझे बताओ। तो 7 से 12 में पे सत्ता रही, तो क्या हुआ सामाजिक परिवर्तन? उसमें कुछ भी नहीं हुआ। सामाजिक परिवर्तन एक ये आंदोलन आज से थोड़ा चल रहा है, कब से चला रहा है? फूले साहब ने चलाया और गुलाम भारत में, साहू जी महाराज ने चलाया गुलाम भारत में, बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया गुलाम भारत में, काशीराम साहब ने चलाया आज़ाद भारत में, बहन जी ने भी लंबे समय उसमें आहुति दी। ऐसा थोड़ा ही कि एक दिन में हो जाएगा, निरंतर प्रयास करते रहने पड़ेंगे। असल तो समाज को जागरूक करना है ना। जो समाज अपनी गुलामी की बेड़ियां नहीं काटेगा, वो कैसे जो है सामाजिक परिवर्तन स्वीकार कर लेगा? कौन स्वीकार कर लेगा इस देश में सामाजिक परिवर्तन को? आप बताओ। जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, उस वक्त 400 पार का नारा दिया गया और संविधान का मुद्दा सामने आया, जिसमें खड़गे साहब और राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को बदलना चाहते हैं इसलिए। तो क्या आपको लगता है कि दलित, इस देश के दलितों ने बीजेपी को 240 पे रोक दिया? और इसमें एक एडिशनल सवाल है, क्या मायावती जी को बीजेपी ने इतना दबा दिया कि दलितों ने उनको वोट नहीं दिया और इंडिया अलायंस को वोट दे दिया और बीजेपी 240 पे रुक गई? देखो, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, कोई संविधान को लेके नहीं आया। संविधान सबको प्रोटेक्ट करता है, संविधान बहुत शक्तिमान है।
इस देश में भगवान से ज़्यादा शक्तिमान है संविधान। आप इस बात को मेरी याद रखना, और मेरा ये स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट। रही बात संविधान को हाथ में लेके और संविधान के ऊपर चर्चा कराने वाला सबसे पहला आदमी मैं हूँ। आप मुझसे पहला अगर किसी के हाथ में संविधान का फोटो दिखा दोगे तो आप जो कहोगे मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं अकेला आदमी था जो सबसे पहले संविधान को हाथ में लेके चला जब हमने इस आंदोलन को गति दी कि इस संविधान को प्रोटेक्ट करना है। और हमारा फर्स्ट स्लोगन ये था कि भीम आर्मी की क्या पहचान, संविधान का रक्षक समूह। ठीक है, ये भीम आर्मी का निर्माण 2014 में संविधान की रक्षा के लिए हुआ है। ठीक है, उससे देखम देखी फिर बहुत सारे लोगों ने इस बात को आगे बढ़ाया। मैं ये नहीं कहता कि आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया देख के ही। ठीक है, अभी भी लोगों को जिस पे बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो, वो संविधान नहीं उठाते लोग। तो कौन सा उठाते हैं? अपने अपने तरीके के जो संविधान बना रखे हैं वो उठाते हैं। असल जिस पे बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो, उसको संविधान को उठाते भी बहुत सोचना पड़ता है। उसको उठाने की हिम्मत अगर पार्लियामेंट में किसी के पास है तो वो चंद्रशेखर आजाद के पास है। मैं फिर आपको ये बात बता रहा हूँ। और रही बात, जो शेड्यूल कास्ट है वो बहुत समझदार है, वो अपनी वोट का प्रयोग बहुत सोच समझ के करता है। वो इतना बेवकूफ़ नहीं कि उसको कोई गुमराह कर दे, किसी की बातों में आ जाए, कोई भी उनको कुछ दिखा दे तो वो इधर की तरफ चल दे, या कोई उनको धमका दे इधर। वो समय चला गया है। शेड्यूल कास्ट का पढ़ा लिखा समाज का नेतृत्व करता है। उन्हीं के लिए हमने अभी प्रभु जन सम्मेलन शुरू किए। आपको पता, पहले एक ही जाति को कहा जाता था भारत में कि यही प्रभु समाज है, बाकी सब लोग प्रभु समाज नहीं है। तो सिर्फ जाति के आधार पर कोई प्रभुत्व कैसे हो सकता है? इसलिए हमने हक वंचित समाज, जो मेहनत का समाज है, उसको प्रबुद्धजन कहा। SC ST OBC माइनॉरिटी को उसका प्रबुद्धजन सम्मेलन शुरू किया। और छठा सम्मेलन झांसी से करके मैं लौटा हूँ। और उस सम्मेलन से लगातार विपक्षी दलों की नींद उड़ी हुई है, सरकार की भी नींद उड़ी हुई है। आपको क्यों लगता है ऐसा कि, जो मेरा दूसरा सवाल था, कि मायावती जी को इस बार दलितों ने वोट नहीं किया उत्तर प्रदेश और खासतौर लोकसभा के चुनाव में, जिसका फायदा इंडिया अलायंस को मिल गया? देखिए, ऐसा है कि समाज लंबे समय से उनको वोट दे रहा है। जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब से मेरी डेट ऑफ बर्थ वो 87 है, BSP 84 में बनी है। समाज उनको वोट दे रहा है और लगातार देता आ रहा है। मगर समाज ये महसूस कर रहा है कि इस आंदोलन से शक्ति नहीं बन रही है। ओके। तो समाज शक्ति चाहता है, वो बीजेपी को भी रोकना चाहता है और अपने लिए शक्ति भी चाहता है। क्योंकि जो महापुरुषों के विचार हैं आंदोलन, उसको ना कांग्रेस लागू करेगी, ना समाजवादी लागू करेगी, ना आम आदमी पार्टी लागू करेगी, ना भाजपा लागू करेगी। उसको वही लागू करेगा जो इनसे सहमत है। क्योंकि जो बात आपने भी कांग्रेस के बड़े नेताओं के मुंह सुनी, वो शायद आपने 10 साल पहले नहीं सुनी होगी। जिस बात को आज वो कह रहे हैं, उस बात को काशीराम साहब 40 साल पहले कहते घूम रहे थे गलियों में। तब तो वो उनका विरोध करते थे। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि समाज का विश्वास उनके प्रति कम हुआ है कि भाई इस आंदोलन के जरिए, देखो, समाज को, आंदोलन को आगे बढ़ाना, एक सफर तय करना है सामाजिक परिवर्तन का। तो समाज ये देख रहा है कि भाई पिछले लंबे समय से वोट देता है, उम्मीद करता है परिवर्तन का काम आगे बढ़ेगा, तो देखता है परिवर्तन का काम आगे नहीं बढ़ना, सत्ता भी नहीं आ रही। फिर उन्हीं लोगों ने तो मुझे जिताया ना। आप बताओ किसने जिताया मुझे? जिस सीट पे BSP को पिछली बार 5.5 लाख वोट मिले थे, इस बार वहां उसको 13,000 वोट मिले। किसने जिताया मुझे? उसी समाज ने जिताया ना, किसानों ने, नौजवानों ने। और मेरे यहाँ तो आप समझो ना, प्रकाश के लोगों ने वोट दिया मुझे, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने पूरा वोट, मुस्लिम समाज के लोगों ने बहुसंख्यक वोट, पिछड़ी जातियों ने, पाल प्रजापति, कश्यप सैनी, सैन विश्वकर्मा, जाट समाज, गुजर समाज ने, सब ने आगे बढ़ के वोट दिया। बट उसमें ये भी कहा जाता है कि वहाँ आपकी सीट पे बीजेपी ने आपकी मदद करी है, आपके समाज के अलावा। क्योंकि जब BSP की क्रेडिबिलिटी डाउन आई तो उस सीट पे लोगों को ये लगा कि नहीं, जो चंद्रशेखर है वो बीजेपी ने भी आपकी मदद करी। और मुझे लगता है उसी दौरान शायद आपको सरकार की तरफ से सिक्योरिटी भी दी गई, वाई प्लस समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ये जो सब लोग जीते हैं, ये बीजेपी की मदद से जीते हैं? बाकी जो लोग जीते नहीं, आपके बारे में कहा जाता है ऐसा। क्योंकि मैं सबके यहाँ पे नहीं बोल सकता। अच्छा, मुझे बताओ, बीजेपी कब से दूसरों को जिताने लगी है? आप बताओ, ये बीजेपी के हाथ में क्या? और पूरी बीजेपी मिलकर एक आदमी को मैं चैलेंज करता हूँ, वो जिता दे, अगर जिसको जनता जिताना चाहती। बीजेपी को जितना वोट वहां पिछली बार मिला, सेकंड रनर कौन है मेरे यहाँ, बताओ, पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं। बीजेपी है। तो ऐसा थोड़ा बीजेपी का वोट किसी को ट्रांसफर हो गया?
अब समझो ना बात को मेरी। और ये मेरे खिलाफ भी क्यों चलाया जा रहा है? इसलिए चलाया जा रहा है ना कि लोगों को दहशत हो रही है कि हमने तो पूरी कोशिश की कि इसको अपने साथ भी रखा, ये फिर भी जीत गया, तो इसको तो खत्म हो जाना चाहिए था हार के। हम तो ये चाहते, बहुत सारे दल तो ये चाहते थे, सुबह शाम इसकी प्रार्थना करते थे, दिया बत्ती कर देते कि आदमी हो जाए। दिया बत्ती से थोड़ा ही हार रहा हूं मैं, आप समझो ना, आरती करने थोड़ा ही हार रहा हूँ भाई मैं, प्रार्थना करने थोड़ा ही हार रहा हूँ मैं, तो संघर्ष करके आया हूँ। मुझे इतना हराना कितना आसान है क्या? आप समझो, जो पहाड़ों से टकराता उसको तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराता उसको बाबा साहब की फौज का जवान कहते हैं। ये जो आप बात कह रहे हैं ना, गुमराह करो और राज करो, ये बहुत दिनों तक चला आ रहा है। अब हमारे लोग बेवकूफ नहीं रहे कि कोई किसी के बारे में कुछ भी कहते तो मान लें। मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं 99% बीजेपी शासित राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में मैंने 16 महीने जेल काटी, मैंने ही काटी ना, वो किसने कटवाई मुझे? अगर सरकार चाहती तो मैं क्यों जाता जेल? मेरे ऊपर जो गोली चली अगर 1 इंच इधर हो जाती तो मेरी जान ही नहीं बचती। बीजेपी क्या कर लेती मेरा, कोई और क्या कर लेता मेरा? जब गोली निकलती है बंदूक से तो वो जगह तय करके निकलती है क्या? मैंने लाठियां खाई, मेरी रीढ़ की हड्डी में 4-4 जगह स्लिप डिस्क है, मेरे नाखून तक खींच लिया, किसने खींचे? ये सारे अन्याय मेरे साथ बीजेपी सरकार में हुआ है। 4 दिन मुझे कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में गिरफ्तार रखा गया, गहलोत जी ने रखा, लेकिन फिर गहलोत जी ने मुझसे मदद मांगी तो मैंने उनकी मदद की। क्या मदद मांगी आपसे उन्होंने? मांगी मतलब छोड़ दो, क्या मांगी? उनसे पूछ लेना, बता देंगे मदद मांगी नहीं मांगी। तो मैं ये बात आपको कह रहा हूँ, आप समझो मेरी बात को, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि गुमराह करो राज करो, आदत बिगाड़ो राज करो, अफवाह फैलाओ राज करो, ये हमारे लोग सब समझते हैं। हमारे लोग इतने बेवकूफ नहीं रहे किसी की बातों में आ जाए। हम समाज को सिखा रहे हैं आदत सुधारो राज करो, शक्ति बनाओ राज करो। तो जब आप कहते हो कि हमारे लोग, संगठित रहो राज करो, जब चंद्रशेखर जब आप कहते हो कि हमारे लोग, हाँ, तो आप अपनी कास्ट को एड्रेस कर रहे होते हैं भाई? अब मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, जब मैं कहता हूँ हम भारत के लोग, मैं किसको एड्रेस करता हूँ बताओ मुझे? नहीं, वो ये राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं, वो पहला राजनीतिक मैं स्टेटमेंट फिर आपसे कह रहा हूँ, आपने मुझसे, आपने दलित युवाओं के बारे में पूछा, मैंने आपको सारे युवाओं के बारे में कहा। आप जबरदस्ती मुझे दलित आइडेंटिटी पे ले जाना चाहते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं आप एक बार समझो, मैं तो देश के हर एक व्यक्ति को अपना व्यक्ति मानता हूं। सुनिए ना, आपने जो गले में पट्टा पहना है, ये किस चीज का प्रतीक है? समानता का प्रतीक, बाबा साहब का प्रतीक है। नहीं, ये नीला रंग समानता का प्रतीक है। बाबा साहब संविधान एक आदमी के लिए बनाया गया। नहीं, लेकिन अच्छा, एक सेकंड, नहीं ऐसा नहीं, भागो मत। अब नहीं, भाग नहीं रहा। एक मिनट, आपने क्या कहा? ये बाबा साहब का प्रतीक है। कलर इस कलर का समान, इसको अमित शाह नहीं पहनते? कभी रोज थोड़ी पहनते हैं। जब भी पहनते हो, पहनते नहीं? कभी कभी मोदी जी नहीं पहनते? नहीं, मैंने नहीं देखा। राहुल गांधी जरूर पहनते हैं। मैं फिर क्या कह रहा हूँ, नीली टी शर्ट पहनते हैं। चलो आप यही आ जाओ, इसको क्या कहना चाहते हो आप इस बात से? जैसे आपने कहा कि बाबा साहब प्रतीक है, तो राहुल गांधी इसको पहनते हैं, तो किसके प्रतीक हुए? कभी कभी पहनते हैं, रोज नहीं पहनते। नीली टी शर्ट पहनते हैं। मैं इसको पहनता हूँ। आप पहनते हो? हाँ। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ मैं आपको फिर एक मिनट रुको। आप देखो, पता क्या है, सामाजिक और राजनीतिक बात जुड़ी है आपस में। नहीं, ये नीला रंग आप उसको इकट्ठा कर रहे हो। नीला रंग किस चीज का प्रतीक है आप बताओ? आपने बताया ना समानता का। हाँ, समानता का। मैं तो समानता का को मानने वाला। नीला क्या? नीला आसमान सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ किसी एक जाति को कहेगा भाई तो आप इसकी वो ले लो। सूरज सब, चंद्रमा सबके लिए रोशनी बराबर, सूरज सबके लिए रोशनी बराबर, जल दरिया सबके लिए बराबर। आप समझो मेरी बात को, हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, कुदरत में हमारे आस्था विश्वास है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं हमारे लोग, मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरे हकवंचित समाज को, जो हाशिए पे है, जिसको गिराया गया है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो अपनी गुलामी की बेड़ियां काटना चाहता, मैं उसको सबको अपना समाज मानता हूँ। इसलिए मैंने हमारे लोग कहा। ठीक, मैंने ये नहीं कहा मेरे लोग। हाँ। आप समझो, वी एंड आई का फर्क आप समझते हैं? अगर आप वी आई का फर्क भी समझते तो फिर मैं क्या कह सकता? तो ठीक है, आपने वंचित समाज की बात करी, मैं उस पर आ जाता हूँ। अभी सरकार कास्ट सेंसस की बात कर रही है, हाँ, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बात कर रहे हैं SC ST OBC की आजकल खास तौर पर। चुनाव है ना अभी बिहार में है इस साल के अंत में, तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। कोई बात नहीं, मैं नहीं लगा रहा, आप लगा रहे हो। आपके हिसाब से कास्ट सेंसस की क्या इस देश को आवश्यकता है? क्योंकि आप जातियों को नहीं मानते, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे ये बात। और क्या ये मुद्दा इस देश की राजनीति को आगे ड्राइव करने वाला है? जब मैं फर्स्ट टाइम गया था पार्लियामेंट में और राष्ट्रपति जी के भाषण में मैंने अपनी बात रखी थी, तो मेरी पहली लाइन ये थी कि काशीराम साहब ने कहा, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आप समझो कास्ट सेंसस की जरूरत क्यों है? आपको कोई नहीं जवाब दे पाएगा इस पे।
वो कहेंगे ये इसलिए मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। देश आज़ाद कब हुआ? 1947। संविधान लागू हुआ 1950। लास्ट कास्ट सेंसस हुआ 1931 में, उसके बाद नहीं हुआ। उस सर्वे में बहुत कुछ क्लियर हुआ। बहुत सारी जातियों में, जो गोत्र में भी जातियाँ जाते जाते चली गई हैं बन के, अलग अलग एंटिटी हुई, वो सब क्लियर हुआ कि ये कौन कौन सी जातियाँ हैं। नोटिफाइड, डी नोटिफाइड, सारी जातियों का उसमें डेटा है। जैसे देश की आज़ादी तो 50 में होगी, लेकिन गुर्जर समाज 50 के बाद वो हुआ, उनके ऊपर एक और अलग से एक्ट था, क्रिमिनल ट्राइब, जो अंग्रेजों को बताया गया था कि ये जातियाँ क्रिमिनल्स हैं और इनको, उनके बच्चों के लिए अलग से आश्रम बनाए गए थे, वो घर में नहीं रखते थे, उनको वहाँ ले जाते थे कि क्रिमिनल ना बन जाए। इस तरह से जाति के आधार पर अपमानित किया गया। इस देश में जानने की बहुत जरूरत है। तो 1950 में जब 1947 में आज़ाद हुआ, तो अब क्या हुआ? पावर ट्रांसफर तो नहीं हुई, सॉरी, पावर ही तो ट्रांसफर हुई ना। अंग्रेज चले गए, यहाँ की जो सरकार थी एंट्रीम गवर्नमेंट उनके हाथ में दे दी उन्होंने, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो धनदर्दी राजपाट में बंटवारा कहाँ हुआ, आप मुझे बताओ। जो 14 अगस्त 1947 को जिसके जेब में 10 रुपए थे, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बाद उसकी जेब में 1000 रुपये आए क्या? जिसकी पैर में चप्पल थी 14 अगस्त 1947 को, तो क्या 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बाद उसके जूता आ गया उसके पैर में? जिसके पास रोजगार नहीं था, जिसके पास घर नहीं था, जिसके पास जमीन नहीं थी, जिसके पास एजुकेशन नहीं, तो उसको क्या, उसके जीवन में क्या बदला? बस प्रशासनिक अधिकारी चेंज हो गए ना। पहले कोई और प्रशासन कर रहा था, फिर कोई और आ गया। तो इस देश में ये तो, और ये पॉलिसी बहुत लंबे समय चली आ रही है, जिसको हम लोग मनोव्यवस्था कहते हैं, हजारों साल से चली आ रही है। तो जब तक रेस की लाइन एक नहीं होगी तब तक विसंगता कैसे दूर होगी? अगर देश की आजादी के साथ इस देश के धन धरती राजपाट में बंटवारा होता, हर आदमी को उसके बराबर का, जितनी उसकी संख्या उसके बराबर के रिसोर्स उसको मिलते, फिर इस देश में एक अलग तरह की क्रांति होती, सब लोग मिलकर जो है अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते। अभी तो क्या है, जब देश आजाद हुए तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था सही तरह से, बहुत से ऐसे ट्राइबल लोग हैं जिन्होंने सूर्य भी नहीं देखा ढंग से। तो देश आजाद तो हो गया, लेकिन जुड़ा संविधान की वजह से, और उसके बाद अब तक हुई नहीं है। तो होने से क्या होगा ये पता लग जाएगा, क्योंकि इस देश में मीडिया, बहुत सारे धार्मिक गुरु, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक एजेंडे को फुलफिल करने के लिए, आरएसएस के, वो कहते रहते हैं भाई आपका अधिकार इसने खा लिया, आपका अधिकार इसने खा लिया, आपका इसने खा लिया। तो एक जातीय टकराव कराते रहते। इससे क्या होगा, इससे एक पारदर्शिता आएगी, एक पिक्चर क्लियर होगी कि इस जाति की इतनी संख्या है और उसको ये मिला है। भाई एक बाप के 4 बेटे हैं, आज बाप ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया है, तो चारों में बराबर नहीं बटेगा, झगड़ा होगा नहीं होगा? 2 को ज्यादा दे, 2 कम, तो विरोध होगा नहीं होगा? तो यहां तो कुछ दिया ही नहीं भाई। यहां तो आप उस दिन से चेक कर लो, पैसे वाले हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। 80 करोड़ लोग कौन है जो सस्ता राशन लेते हैं? क्लियर भी करना पड़ेगा ना, ये कौन है। हाँ, किसकी जाति को जैसे बिहार में हुआ तो पता लगा 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी, यही आया ना। यही है। तो अब वहां से हमें ये सर्वे और देना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे और आना चाहिए वहां का, कि 90% पे प्रदेश की आय कितनी है, इनके पास जमीन कितनी है, इनके पास रोजगार कितने हैं, और जो बाकी 10% सामान्य जाति के लोग हैं उनका अधिकार तो नहीं छीन रहे। कहिए, जानकारी आ जाए ना एक, उनके मीडिया में कितने लोग हैं, उनके जुडिशरी में कितने लोग हैं, उनके ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं, उनके जो हैं जमीन कितने लोगों पे, उन पर रोजगार कितने लोगों पे, उन पर उद्योग धंधे कितने लोगों पे, क्योंकि सब कुछ सरकार ही तो चलाती है ना। कोई कह दे कि मैं माँ के पेट से ले आओ उद्योग धंधे, ऐसे थोड़ा होता है। सरकार देती ना लोन, मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे कोई कंपनी लगानी, कौन देगी लोन? बैंक देगा लोन, और जिसका इन्फ्लुएंस है उसको मिल जाएगा। सबको तो नहीं मिल सकता। अगर आदेश राहुल चाहे तो थोड़ा मिल जाएगा, अगर उनके पास पीछे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो या और कोई उनके उस तरह के लोग जानकार हो, कहाँ से मिल जाएगा? तो सारे स्टार्टअप के पीछे सरकार खड़ी है ना, इंस्टीट्यूशन खड़ा है, ब्यूरोक्रेसी खड़ी है, जुडिशरी खड़ी है, मीडिया खड़ा है सपोर्टिंग सिस्टम के तौर पे। तो जिनके पीछे नहीं खड़ा उनका क्या? तो मेरा कहना ये है कि देश में एक बार कास्ट सेंसस होना चाहिए, ठीक है। उससे हर व्यक्ति को जानकारी होगी कि उसकी संख्या क्या है और उसकी हिस्सेदारी कितनी, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति पे सामान्य टैक्स बराबर, GST सब पे बराबर लगती है। ऐसा नहीं कि अडानी साहब पे ज़्यादा लगती है और चंद्रशेखर पे कम लगती है, ऐसा भी नहीं आदेश राहुल पे ज़्यादा लगती हो
और किसी दूसरे सामान्य आदमी पे कम लगती हो, सेम है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली पूछ लेता हूँ आपसे। हाँ। अभी तक राहुल गांधी, क्या मल्लिका, आपने कभी सुना ऐसे ये बात जो मैंने आपको बताई कि क्यों जरूरी है? नहीं नहीं, आपने बताया ना उसको, हाँ। थोड़ा सा समझा के बताया सिंपल भाषा में, हाँ। हमारे दर्शकों के लिए। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी अभी तक इस बात को लेके इशू बना रहे थे। जब चंद्रशेखर भी इस बात के समर्थन में है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जब सरकार ने कास्ट सेंसस की घोषणा की, तो आपके मन में ये क्या आया कि भाई विपक्ष के पिच पे सरकार कैसे खेलना चाहती है इसको? बिहार इलेक्शन है ना, इसलिए ओके। मैं मानता हूँ हमने एक मांग रखी कि बहुत अच्छी पहल है, जो काम कांग्रेस नहीं करा पाई उसको भाजपा की सरकार, एनडीए सरकार करने को कह रही है। ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि सेंसस की बात तो 11 में भी हुई थी, उसके आंकड़े नहीं जा रहे हुए, उसको सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का नाम दे दिया गया। किस दबाव में दे दिया गया, इसका फैसला कांग्रेस के लोग करें, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, यूपी की सरकार बताए। लेकिन जो नहीं हुआ उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। तो रही बात अब की, तो मेरा डाउट ये है कि ऐसा तो नहीं कि इसमें, क्योंकि डेडलाइन तो है नहीं, घोषणा तो होगी, घोषणा तो बहुत सारी हो रखी है, आमदनी दोगुने की भी बात हुई, 2 करोड़ रोजगार की बात। तो मेरा कहना यह है कि इसकी एक डेडलाइन निश्चित हो जाए। तब तक हो जाएगा कि भाई ये क्योंकि डिजिटल भारत है, ये बार बार प्राइम मिनिस्टर कहते हैं इस बात को, पूरी सरकार कहते हैं डिजिटल भारत है, डिजिटल भारत है। तो बहुत सबकी जेब में फोन है, तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, आधार कार्ड आपने ऑलरेडी बनाए सबके। तो इस काम को आप एक समय सीमा तय कर दें कि इस दिन से शुरू होगा, इस दिन खत्म होगा, तो हम ये मान जाए कि आप कराने के मूड में हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर हमें, जैसे आज मुझे पता लगा, मैंने पढ़ा कहीं मीडिया के उससे, कि शायद कल गवर्नमेंट उसकी डेडलाइन है, उस पर कुछ घोषणा करने वाली है। नहीं, आज शायद गजट आ गया है। हाँ, तो वो डेडलाइन से क्या होगा, जैसे मैं पार्लियामेंट्री कमेटी में हूँ, होम में हूँ, तो वहाँ चर्चा होती है, तो वहाँ भी हमारी ये डिमांड थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए पैसा उस तरह से वो नहीं किया था कि जब जरूरत होगी तो तब दे देंगे। तो उस पर भी हमारा ये था ऑब्जेक्शन की जरूरत होगी नहीं, जरूरत है, आप इसको, इसकी रिक्वायरमेंट का पैसा दो, कास्ट सेंसस हो। तो हम तो ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ माइक पे बोल रहे हैं या पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं, हम तो अंदर कमेटी में बोल रहे हैं, मीडिया से बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं हम तो। अब हम जो प्रभु सम्मेलन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे पहला विषय हमने कास्ट सेंसस रखा हुआ है। समय का अभाव मुझे पता है। 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मतलब वो जो कैप है वो टूटनी चाहिए। जब वो टूटी है ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वो कैप पुनः टूटकर, और जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतने सर, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आपके दर्शकों को बेचारों को पता नहीं है ना, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाता है उसको जानते हैं कि देश में 2% सरकारी नौकरियां हैं, 98% प्राइवेट सेक्टर है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज 98% है, 2% सरकारी नौकरियां, उसमें जिनकी इतनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी देने में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 98% प्राइवेट सेक्टर में नहीं आप किसी को भी कुछ दे रहे हो कि आप उसमें आरक्षण दे रहे हो या कुछ और दे रहे हो, ये तो सरकारी सेक्टर में जिसमें सबका हिस्सेदारी उससे मांगा जा रहा है। और ये तो मांगना इसलिए पड़ा ना कि हम लोग गवर्नमेंट में नहीं, गवर्नमेंट लड़ाई 2% की है, इसी 2% की बात चल रही है अभी, तो इसमें नहीं दे पा रहे आजादी के अब तक। आप समझो ना कितना बड़ा वो, इसको फिर कितने डीपली समझाऊंगा तब आपको समझ आएगा कि इसका नुकसान क्या है। ठीक है, इसका नुकसान ये है कि जैसे ये 2 एक्स लोग चले जाते हैं थाने में, इनके साथ अन्याय हुआ है, इनको मारा गया, और इसी जिन्होंने मारा उसी जाति के लोग थाने में वहां सामने बैठे हैं, तो वो इनको न्याय नहीं देंगे, वो तो एक फोन करेंगे जिस आदमी के खिलाफ नाम ले रहे हैं, साहब उसने मारा, कि तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन है, तुम भी आगे एप्लीकेशन दे दो, और इनको बिठा लेंगे वहाँ। मैंने बताया ना जाति का कितना बड़ा वो है। तो अगर विभिन्न जातियों का रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं होगा तो आदमी पे दबाव नहीं रहेगा कि मुझे कुछ गलत नहीं करना है। आपको लगता है कि धर्म का ऑल्टरनेट जाति है, जो इस देश में 10 साल की राजनीति चलती आ रही है, उसको अगर डाइल्यूट करना है तो उसका ऑल्टरनेट जाति ही है इस देश में? किस चीज़ की राजनीति चली आ रही है? धर्म की राजनीति जो बीजेपी कर रही है पिछले 10 साल से। बीजेपी तो हम नहीं, गलत बात है, पिछले 10 साल तक बीजेपी पहले दिन से ही धर्म की राजनीति नहीं, मैं इस टेन्योर की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैं अडवाणी जी की बात आप करोगे, समझो मैं उसकी बात ठीक है, मैं वहां से मानता हूँ, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं तो पीछे जनसंघ की बात कर रहा हूँ, मैं जनता दल की बात कर रहा हूँ, मैं आपको हिंदू महासभा की बात कर रहा हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा हावी आज के दौर में है ना, तो आज पावर में है ना, अब पावर में भी रह के हावी नहीं होंगे तो अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उस दौर में बीजेपी का जो धर्म था वो इतना हावी नहीं था जितना आज इन पिछले 10 सालों में। बुनियादी मुद्दों की बात ना करें तो उनको कहीं ना कहीं उनका ध्यान लगा के रखना है। मेरा ध्यान आपकी जेब पे ना जाए, इसलिए आप इधर उधर की बात करते रहोगे कि भाई आपकी जेब से मेरी हिस्सेदारी क्यों नहीं निकल रही है, मेरे रिसोर्स क्यों नहीं आ रहे मेरे पास। तो इसलिए धर्म को आधार बना के राजनीति की जाती है, और ये बीजेपी का
कि पार्टी लाइन है, इस पे तो किसी को शक शुबा ही नहीं है। उसका अल्टरनेट है जाति, उसका अल्टरनेट हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी। हाँ। एक आखिरी सवाल सर, ये सवाल थोड़ा व्यक्तिगत है। एक महिला आपको लेके कई सारे गंभीर आरोप लगा चुकी है, उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि उसकी सच्चाई क्या है। देखो, मैं आपको ये बात, क्योंकि एक महिला के सम्मान का विषय है, मैं कुछ कहूँ इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं जो भी बात कहूँगा वो देश में न्यायपालिका है, उनके सम्मान का ध्यान रखते हुए मैं अपनी न्यायपालिका में बात रखूँगा। अच्छा। मुझे पता लगा कि वो कोर्ट जा रही है और मेरा न्यायपालिका में भरोसा है। ठीक है। ठीक है, तो मैं अपनी बात मजबूती से वहाँ रखूँगा, न्यायपालिका में पूरी मदद करूँगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी। आपको कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिख के भेजिएगा। आज कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।